हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं बेटे। रोटेशन में हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में टॉर्क डिस्कस करा था। टॉर्क की बेसिक बातें अपन ने पढ़ी थी। तो एक बार फिर मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दूं, फिर अपन आगे इसमें स्टडी करेंगे। तो एक तो हमने पढ़ा था टॉर्क था क्या, याद करें आप। टॉर्क था आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, या हम इसको लिखें आर एफ साइन थीटा एन केप, आर एफ साइन थीटा एन केप। एन केप यहाँ पे क्या बेटा, ये है एकांक सदिश। क्या करेगा, ये टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर। अब ये टॉर्क किस तरफ होता है ये अपन ने पढ़ा था। तो एन केप की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो होगी आर और एफ से बने तल के लंबवत। याद करो, जैसे अपन ने कहा मान लो इस तरफ तो ये आर है, इस तरफ मैं इसको एफ मान लूं, तो टॉर्क किस तरफ है, तो आर को अपन एफ की तरफ करते हैं रोटेट। रोटेट करने से जो अपने इसमें टॉर्क बनेगा, वो टॉर्क कैसे बनेगा वो अपन निकालते हैं उसको दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। तो टॉर्क किस तरफ हुआ, टॉर्क तो थंब की तरफ, अंगूठे की तरफ है। यदि आर को एफ की तरफ छोटे कोण की तरफ से अपन घुमाएंगे तो देखो आप इसमें ये टॉर्क है। टॉर्क किस तरफ है, तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। तो आर के भी 90 पे और एफ के भी 90 पे है, इसीलिए हमने उसमें आगे बात पढ़ी थी। तो एक तो फॉर्मूला ये वाला है। अब इसमें ओनली मोड की बात करता हूं, परिमाण की बात करता हूं, तो ओनली आप इसको आर एफ साइन थीटा कह सकते हो, ये उसका मोड है। मोड में डायरेक्शन है वो अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा अपन ने पढ़ा था वो था टॉर्क व अल्फा में संबंध, ये हमने पढ़ा था। और इसका रिलेशन हमने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू कौन सा बेटा जी, आई अल्फा। आई अल्फा, टॉर्क यहाँ बला गुण है, आई यहाँ पे जड़त्वा गुण है, अल्फा यहाँ पर कोणीय त्वरण है। सदिश रूप में आप इसको ऐसे लिखोगे। यदि इसमें लिखना हो तो टॉर्क हमारे पास कौन सा, आई इंटू अल्फा बन गया। और इससे अगर हम लोग अल्फा फाइंड करते हैं तो अल्फा क्या होगा, वो है बेटा जी टॉर्क अपॉन आई। क्लियर। जिसमें मैंने सिखाया था टॉर्क और यहाँ पर आई क्या है। टॉर्क था हमारे पास जिस एक्सिस के अबाउट वस्तु या पिंड घूर्णन के लिए स्वतंत्र है उसके परितः है परिणामी बल आघूर्ण, और आई था जड़त्व आघूर्ण। क्लियर। कोई यहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये इस पे अपन अभी आगे एग्जांपल बहुत अच्छे से करने वाले हैं। कुछ पॉइंट मैं और बता दूं आपको। तो एक पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे, और वो है बेटा जी घूर्णन साम्यावस्था। घूर्णन साम्यावस्था। साम्यावस्था दो प्रकार की होती हैं। जो साम्यावस्था की बात करता हूं तो साम्यावस्था है, इसके दो प्रकार हैं। जिसमें से फर्स्ट है उसको हम कहते हैं स्थानांतरणीय, स्थानांतरीय साम्यावस्था। और दूसरी जो बेटा जी है सेकंड बी मान लेता हूं, वो है घूर्णी या रोटेशनल साम्यावस्था। ये आपने पढ़ी हुई है, ट्रांसलेशनल आपने पढ़ी हुई है। तो स्थानांतरीय साम्यावस्था की प्रत्येक कंडीशन में वस्तु पर या निकाय पर नेट बल कितना होना चाहिए, जीरो। नेट बल शून्य होना चाहिए, परिणामी नेट बल जीरो होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से घूर्णी साम्यावस्था के लिए उस वस्तु पर या उस निकाय पर नेट बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। क्लियर। अब नेट बल आघूर्ण, जिस प्रकार से बल कोई दाईं तरफ है, कोई बाईं तरफ है, कोई ऊपर तरफ है, नीचे है, सबका नेट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। उसी तरह से टॉर्क भी है, टॉर्क भी है, वो भी आपके डायरेक्शन उनकी अलग अलग हो सकती है। इसलिए यदि किसी वस्तु पर बहुत से टॉर्क लग रहे हो, यानी यदि कोई पिंड अनेक बलाघूर्णों के प्रभाव में हो तो सभी बलाघूर्णों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। यानी कई बहुत सारे बल लगा रखे हैं अपन ने,
F1 F2 Fn, और उन सब के अपने अपने बलागुण भी हैं, टॉर्क 1 टॉर्क 2 इस तरह से हो, तो उन सारे बलागुणों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एक तो अगर आपको टॉर्क नेट ही निकालना हो तो आप लिखें टॉर्क 1 प्लस 2 सो ऑन अप टू टॉर्क n, ये तो नेट निकालना है। साम्य के लिए जब भी कोई प्रश्न साम्य के लिए आएगा तो साम्य के लिए हमने कहा कि टॉर्क नेट जो बेटा जी है, जैसे टॉर्क 1 है प्लस सो ऑन अप टू टॉर्क नेट, तो इन सब का सम कितना आएगा? वो 0 आना चाहिए। क्लियर? मोस्टली जो टॉर्क हम, जैसे हमने यहां पे कहा, ध्यान देना इसमें, यदि R क्रॉस F है तो इसमें टॉर्क ऐसा अपवर्ड है, टॉर्क ऊपर की तरफ है, परंतु वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति कैसे है? देखो एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसको मैं ऐसे ले लूं, यहां पर इसको ऐसे कर दूं, ये मान लीजिए R है, इसको मैं F मान लेता हूं, तब R क्रॉस F करूंगा, और ऐसे कंडीशन में अगर हम इसका टॉर्क चेक करेंगे तो R को F की तरफ रोटेट करेंगे, और R को F की तरफ रोटेट करोगे तो टॉर्क कैसा बेटा? नीचे की तरफ है। यहां टॉर्क कैसा आया? ये डाउनवर्ड है। तो ध्यान दें आप, यहां टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, घूर्णन की प्रवृत्ति कैसी है? देखो दो चीजें हैं, घूर्णन की प्रवृत्ति और बलागुण, दोनों अलग चीजें हैं। घूर्णन की प्रवृत्ति कैसी है? देखो आप, एंटी क्लॉकवाइज, बलागुण ऊपर की तरफ। घूर्णन की प्रवृत्ति कैसी? देखो क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, बलागुण नीचे है। तो यहां इन सारों को अपन लेंगे। यदि हम इस प्रकार से एक ही तल में बहुत सारे बलागुण या बल लगाएंगे तो कुछ बलागुण ऊपर होंगे, कुछ कैसे नीचे होंगे, या कुछ की प्रवृत्ति कैसी? क्लॉकवाइज होगी, कुछ की कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो नेट शून्य होने के लिए ऊपर की तरफ जितना बलागुण उतना नीचे होना चाहिए, या फिर जितनी प्रवृत्ति क्लॉकवाइज वालों की है उतनी क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि नेट कितना? 0 बन जाए। बात क्लियर होगी ना? तो टॉर्क जो है यहां पर, उन सबको अगर अपन दिशा के आधार पे यूज करेंगे तो डायरेक्शन के आधार पे अपन उनको जब यूज करेंगे तब क्या करेंगे बेटे? देखो कि टॉर्क जो है उसमें दो बड़ी बातें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब या तो उसकी प्रवृत्ति या इसकी दिशा है। मैं कहता हूं क्लॉकवाइज वाला अगर है तो वो कैसा है? नेगेटिव है। मैं कहता हूं एंटी क्लॉकवाइज वाला है तो वो कैसा है? पॉजिटिव है। उल्टा भी ध्यान देना, नेगेटिव आ गया रिजल्टेंट, इसका मतलब उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। रिजल्टेंट आ गया पॉजिटिव, टॉर्क आपने गणना कर ली और वो पॉजिटिव आ गया, और फिर आपसे पूछेंगे इस वस्तु की गति की प्रवृत्ति किस तरह से है? वो क्लॉकवाइज गति दर्शाएगा या एंटी क्लॉकवाइज गति दर्शाएगा? तो आप कहेंगे कि प्लस आने पर चूंकि एंटी क्लॉकवाइज बताता है तो इसकी गति किस प्रकार से हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं वामावर्त। हिंदी भी जाननी महत्वपूर्ण है। तो अब क्या करोगे? टॉर्क कोई क्लॉकवाइज वाला है, कोई एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वालों को अलग जोड़ देंगे, एंटी वालों को अलग जोड़ देंगे, और नेट कितना? 0 आ जाएगा। तो नेट तो कितना? 0 होगा। और साम्य के लिए जितना टॉर्क प्यारे बच्चों, टॉर्क नेट जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उतना ही टॉर्क नेट है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ताकि नेट हो जाए 0। क्लियर? तो ये हमें ध्यान देना है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हैं साम्यावस्था के लिए। जैसे एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया है, जैसे मान लो ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज, और इस समबाहु त्रिभुज का ये है सेंटर, इसको मैं O कह रहा हूं, इसका सेंटर हमने मान लिया। अब इसकी जो ये पहली भुजा मान लो, ये इस भुजा की तरफ हमने बल लगा रखा है, एक बल अपन ने इस भुजा की तरफ लगा रखा है, एक बल मैंने इस भुजा की तरफ लगा रखा है ऐसे। इस बल को मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों F1, इसको मैं कह रहा हूं कौन सा? F2, और इसको मैं कह रहा हूं F3। प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का सेंटर O है, इसकी तीन भुजाओं के अनुदिश चित्र में दशानुसार 3 बल आरोपित किए गए हैं। यदि निकाय पर परिणामी बल आघूर्ण 0 है तो F3 का मान F1 और F2 के पदों में ज्ञात कीजिए। फिर सुन लीजिएगा, परिणामी बल आघूर्ण के 0 होने पर F1 और F2 के पदों में F3 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको फाइंड करना है। तो क्या करें? हमने सीखा कि नेट बल आघूर्ण के 0 होने के लिए, नेट बल आघूर्ण के
जीरो होने के लिए हम सबको पहले फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, और वो भी कैसे, देखो बिंदु O के परितः नेट बल आगुण शून्य होना चाहिए। तो अब देखो यहीं से अपने क्वेश्चंस जो है उनको करना है, वो सीखना है। देखो मुझे यहां पर क्या करना है, O के परितः इसका टॉर्क नेट निकालना है। तो चलो अपन उसको फिर एक बार आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपको ये काम करना चाहिए। आपको फाइंड करना है टॉर्क नेट। क्लियर, कितने बल हैं, जितने बल हों सबसे पहले उनकी उसी तरह से नंबरिंग कर लो। जैसे मान लो ये एक बल, दूसरा बल, तीसरा बल, आप नंबरिंग कर ली। ये पहला बल है, इसको मैंने दूसरा मान लिया, इसको मैं तीसरा बल मान लो भाई, चलेगा। अब उसके बाद देखो, जब आपको टॉर्क नेट निकालना है, एक बार इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो ऐसे, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, और इन सब का जोड़ तो कितना, जीरो होना चाहिए। क्लियर, अब इसको टॉर्क के रूप में अपन निकालते हैं। देखो जैसे मुझे F1 का टॉर्क निकालना है, दो चीजें हैं, किसका याद करना और किसकी सापेक्ष याद करना। बस ये दो बातें दिमाग में रखोगे ना, किसका बल गुण निकालना है, किसकी सापेक्ष याद करना है। किसका निकालना है, F1 का। सबसे पहले जिस भी बल का बल गुण याद करना है, सबसे पहले आप क्या करें, उस बल की जो स्पर्श रेखा है, यानी 2 पॉइंट बना करके आप उसका एक आगे पीछे लाइन इस तरह से बढ़ा दो, और इसी को हम कहते हैं, ये जो लाइन बन गई ना, ये है एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। किसकी, F1 की। ये F1 की, इसको हम कहते हैं बल की क्रिया रेखा। समझे। अब मुझे इस O के परितः निकालना है, तो O से इस पे खींच दो लंब, येलो लंब खींच दिया। अब ये डिस्टेंस है बेटे, इस डिस्टेंस को चलो मैं x मान लेता हूं, x मान ली। क्लियर। अब सुनो, यदि अपन इस वस्तु पे इस तरह बल लगाते हैं, ये पॉइंट इसका O है, ये पॉइंट आपका P है, मुझे P की O के अबाउट इसका निकालना है टॉर्क। तो पहले तो देख लो इसमें प्रवृत्ति कैसे आएगी, चेक कर लो। मान लो इस प्रकार से वस्तु है, यहां से इसको बांध रखा है, मैं यहां फोर्स अप्लाई करता हूं तो कैसे घूमेगी, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क 1 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्लस का है। कैसा प्लस का आएगा, प्लस का मतलब कितना, ये फोर्स F1 इंटू आगुण भुजा कौन सी, इनके बीच दूरी कौन सी, x, ये लो, प्लस। समझे। या फिर देखो इसको और कैसे अपन देखें कि टॉर्क किस तरह से पॉजिटिव आया। ध्यान दें, ये पॉइंट O है, ये P है, तो अपन यहां लिखते हैं R। R किस तरफ होता है, O से P की तरफ, इसको आप ऐसे बढ़ा ले आगे, ये बन गया R केप। R केप ऊपर की तरफ है, ये आपका फोर्स है। तो आपको कैसे करना है, R क्रॉस F करना है। तो R क्रॉस F करने का मतलब हुआ, R को आप F की तरफ रोटेट करो तो टॉर्क कैसा, अपवर्ड आ गया, इसलिए अपन इसको कैसे ले लेते हैं, पॉजिटिव। अब इसी तरह से मान लो F2 की बात करता हूं, तो F2 के लिए बनाओ इसका टेंजेंट, येलो साहब इसका टेंजेंट बन गया, ये बन गई इसकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। फिर आप यहां से इस पे खींचो, फिर नॉर्मल। अब दो डिस्टेंस, ये एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज था जिसमें ये डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, ये भी x आएगी, सब बराबर होंगे। तो अब बताओ मुझे, यदि इस बॉडी पे मैं यहां अप्लाई करता हूं फोर्स, तो रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसका टॉर्क कैसा, पॉजिटिव आएगा। तो टॉर्क 2 कितना, F2 इंटू एक्स, F2 इंटू एक्स। ओके, अब आया कौन सा, F3। तो F3 की तरफ आप खींच दो एक टेंजेंट, येलो साहब टेंजेंट मैंने खींच दिया, और ये इसका एक्स आ गया। अब यहां फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इसको ऐसे रोटेट करवाएगा, कैसा, क्लॉकवाइज बन गया। तो इसका टॉर्क कैसा है, वो नेगेटिव है। तो इसलिए मैं इसको लेता हूं माइनस का F3 इंटू एक्स, और इन सब का जोड़ कितना है प्यारे बच्चों, 0। इसलिए अब इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब इसको 0 कर दो तो x को मना कट जाएगा, और इससे F3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये है F1 प्लस F2। तो ये है इस साम्यावस्था के लिए F3 का F1 व F2 के पदों में मान। कर लेंगे। एक एग्जांपल मैं इसका और ले लेता हूं आपके लिए। तो इतना एक बार आप स्क्रीन को पॉज कर लो, नोट कर लो, बढ़ो आगे। अच्छा जी, एक प्रश्न आप और देखें। जैसे ये कोई तुला है एक, और इस तुला में जो बीच का आधार है, जिस पर ये डंडी जो बोलते हैं अपन, उसको रखा गया है। यहां से इस बिंदु की दूरी है वो है L1 लंबाई, और यहां से इस तरफ लंबाई है L2। कई बार आप देखा होगा ना,
गांव में जो तुल्ला होता है, उसमें जो गांव में जो आपके दुकानदार होते हैं थोड़े चालू होते हैं, तो क्या करते हैं, वो जो डंडी होती है ना, उस डंडी को थोड़ा सा बीच में ना लगा के थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते हैं चोरी करने के लिए, है ना, ऐसा कर लेते हैं। आजकल तो नहीं होता, आजकल तो सारे इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल वाला आ गए, परंतु पुराने समय में तो इसी प्रकार के तुल्ला हुआ करते थे। और फिर हम बचने के लिए क्या करते थे, कई बार मोस्टली जो दुकानदार था ना, जैसे एक पलड़ा यहाँ पर एक पलड़ा यहाँ पर है, तो उसको फिक्स था कि एक पलड़े पे बाट पहले से वो रखता था। तो हम क्या करते, भाई नहीं आप तो यहाँ चोरी कर रहे हो, तो हम इस वाले पार्ट में इसमें रखो बाट, फिर तोल के दो, ऐसा करते थे। वहां कोई साइंस नहीं थी, ऐसे दिमाग था। वहां जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो ऐसे करते थे, बेटा कि ऐसे करा करो आप। अब वो एक बिल्कुल साइंस है, देखो क्या साइंस कैसे है उसको चेक करो। देखो तो ये इसका पलड़ा एक पलड़ा ये है, लेंथ अलग अलग है। इस वाले पलड़े में m केजी का कोई एक ब्लॉक रखा, और इस m केजी के ब्लॉक को बैलेंस रखने के लिए यहां पे रखना पड़ा हमको 16 केजी का पिंड या बाट मान लीजिए आप। जब इतना अपन यहां वेट रखते हैं 60 केजी का, तब ये m है वो बैलेंस में आता है। ये पहला केस है, पहला केस। तो पहले केस में देखो अभी बैलेंस पे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं, कम करते ही वाला अधिक, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये इस O पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ऐसे ही। और इसको अपन थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो ऐसे रोटेट करेगा। यानी जो रोड है वो इस तरह से रोटेट कर सकती है ना, यूं। कब ये नीचे कब ऊपर गई, अब का बैलेंस रही। बैलेंस कब रहेगी, जब इस तरफ जो टॉर्क है उतना ही टॉर्क है वो नीचे हो जाए। ये तो करेंगे। अभी रेस्ट कंडीशन में है, तो देखें आप कैसे करोगे। ये पहली कंडीशन है, इसमें साम्यावस्था है। चलो दूसरी कंडीशन एक और देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को अपन पूरा लिखा भी देते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। दूसरा केस देखो, वो केस वैसे ही हैं, पलड़े के पलड़े भी वैसे ही हैं बेटे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। बस फिर ये करा, इस m को यहां रखा गया, तब इसको बैलेंस रखने के लिए यहां पे मात्र 4 केजी के वेट की आवश्यकता पड़ी। 4 केजी से बैलेंस हो गया। इसका मतलब लफड़ा तो है यहां पर, निश्चित रूप से है। तो आप देखें, हमने इस m को पहले 16 केजी से फिर पलड़ों में धरे मानों को बदल करके इसी हमने m को 4 केजी से संतुलित किया गया है। तो इस अज्ञात m का मान ज्ञात कीजिए। संतुलन अवस्था है, साम्य अवस्था भी है। तो साम्य अवस्था में क्या चाहिए भाई, साम्य अवस्था में टॉर्क नेट 0 होना चाहिए। हम तो ये जानते हैं भाई, साम्य में टॉर्क नेट 0 होना चाहिए। तो अब जो टॉर्क निकालने की जो प्रोसेस है ना, वो बार बार अपन क्वेश्चंस करेंगे तो सब में काम आती जाएंगी, और अपन उसको अच्छे से कर लेंगे। टॉर्क फाइंड करना अच्छा हमें आना ही होगा, सीखना ही पड़ेगा। तो देखो अब इस पे सबसे पहले इस पहले वाले एग्जांपल में फोर्स कौन से हैं। तो फोर्स की बात अपन करें तो इस m पे तो कितना नीचे फोर्स लग गया बेटा, mg। यहां इस पे कितना लगा, ये 16 इंटू जी, यानी कर दूंगा 16g कर दूं। mg होता है ना मास इंटू जी। अच्छा, इसमें ये पॉइंट है, इसके अबाउट आप देख रहे हो। तो पहले केस में जो प्रथम स्थिति है, देखो जो इसकी प्रथम स्थिति में समय तो है, समय का मतलब ये है कि इस कंडीशन में टॉर्क जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है। इस बला गुण के अधिक होने से वस्तु इस तरफ रोटेट करेगी, और इसके अधिक होने पे ऐसे रोटेट करेगी। ये कैसा हुआ बेटा जी, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब इसका बला गुण कितना है, बला गुण निकालना हो तो आप इस फोर्स की दिशा में खींचो, टेंजेंट खींच दी। इसके अबाउट निकालना है तो आप इससे खींचो, इस पर नॉर्मल, ये बन नॉर्मल। तो ये डिस्टेंस जो L1 है वही क्या बन गई, मोमेंट आर्म। तो mg इंटू L1, देखें आप mg इंटू L1, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फिर अपन इसका फाइंड करेंगे, ये है 16g फोर्स। इसका बनाया मैंने टेंजेंट, सॉरी हाँ बनाया टेंजेंट। इसको क्या बोला आपने, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। फिर देखें इस पॉइंट के अबाउट निकालना था, तो खींचा अपन ने यहां से इसका नॉर्मल, ये डिस्टेंस आपकी L2 आ गई। तो फिर देखो ये बल इनटू जो आघूर्ण भुजा है उसका मान कितना आया, L2।
फिर अपन इसमें जी से जी को उड़ा सकते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, वो है ML1 इज इक्वल टू 16L2। सिमिलरली अपन इसके लिए निकालेंगे। अब ये तो बहुत फास्ट आना चाहिए अपने को। यहाँ कितना है 4G इंटू L1 और ये बेटा जी कौन सा हो गया यहाँ पर mg इंटू L2। ये टॉर्क आपस में बराबर होंगे। तो सेकेंड कंडीशन में आप लिखेंगे 4L1 इज इक्वल टू ML2। बस अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। हम इसमें कर दें 1/2 डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो ML1 अपॉन 4L1, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो M अपॉन 4 इज इक्वल टू यहां हो गया आपका L2 से L2 कैंसिल तो 16 अपॉन कितना M। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें M इंटू M हो गया आपका M स्क्वायर, वो है कितना 4 इंटू 16 और इससे सॉल्व करें तो M कितना हुआ रूट ऑफ 4 2 रूट ऑफ 16 कितना 4 तो M की वैल्यू हो गई बेटा जी 8 kg। समझे ना। तो इस तरह से हमें साम्य अवस्था वो चेक करनी है। साम्य के लिए नेट बल 0 होना चाहिए। क्लियर। अब हम इसमें जो टॉर्क हमने फाइंड किया उससे अल्फा हमने सीखा, तो कुछ एग्जांपल अपन और सीखते हैं कि किस तरह से अपन टॉर्क फाइंड करें। इतना एक बार आप वापस रिवाइज कर लो अच्छे से। तो देखो जब भी हमें कहीं पर टॉर्क निकालना हो तो सबसे पहले जितने भी फोर्स हैं उन सारे फोर्सेस के अलोंग खींच दो स्पर्श रेखाएं। फिर अलग अलग जिस बल का फिर आपको बल आगुण निकालना है, एक बार एक ही बल को पढ़ें, उसके बाद दूसरा बल देख लें, तीसरा क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया करो, एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस मान लिया करो और सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कोई छड़ एक समान द्रव्यमान वितरण इस बिंदु के परितः ये घूमने के लिए स्वतंत्र छड़ का द्रव्यमान है कैपिटल M, लंबाई इसकी कैपिटल L। समझे। अब हम इस पे बहुत सारे बल आरोपित कर रहे हैं। जैसे एक बल मैं इस तरफ लगा रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं F1, उसका परिमाण F है। दूसरा बल मैं यहां लगा रहा हूं बेटे जी, यहां इसकी लंबाई पूरी है, इसका मान लो सेंटर ऑफ मास, ये इसका मिड पॉइंट। इस तरह से हमने पहले पॉइंट कर रखे हैं। ये डिस्टेंस L/4 है, ये भी L/4 L/4 L/4, यहां से L/2, ये यहां से कितने L3L/4, ये पूरी L। तो मैं एक फोर्स यहां अप्लाई कर रहा हूं F2, उसका वैल्यू भी मान लो F है। एक फोर्स मैंने यहां अप्लाई कर दिया, उसको मैं कह रहा हूं बेटा जी F3 और इसका वैल्यू कह रहा हूं बेटा 2F। एक फोर्स मैंने यहां लगा दिया, ये फोर्स मान लीजिए F4 है, इसका वैल्यू कितना F है। एक फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं और इस फोर्स को मैं कह रहा हूं बेटा जी F5 और इसका वैल्यू ले लेता हूं मान लीजिए F। इस तरह से हमने अनेक बल लगा दिए। अब आपसे पूछेंगे कि इन बल लगाने के पश्चात इस वस्तु पे नेट टॉर्क निकालो। यानी दो काम करने अपने को, एक तो इस पे निकालना है टॉर्क नेट, दूसरा पे हमें निकालना है इसका कोणीय त्वरण। दो काम आपको करने। तो चेक करो भाई, बल कितने हैं नंबरिंग कर लो। जैसे नंबरिंग करी तो वैसे दिख रहे हैं अपने को। ये पहला फोर्स है, ये आपका हो गया, दूसरा फोर्स हो गया बेटा, ये तीसरा फोर्स हो गया, ये चौथा फोर्स है, कौन सा पांचवा फोर्स। आपको टॉर्क फाइंड करने, टॉर्क नेट निकालना है। तो आप शुरू कर दो काम। जैसे मैं लिखूं इसको टॉर्क नेट बराबर टॉर्क 1 + 2 + 3 + 4 और +5, 5 ही तो टॉर्क है।
5 ही बल थे। सबसे पहले अपन टॉर्क 1 की बात करते हैं, तो ओनली फोर्स F1 पे डिस्कस करें और क्या कर दे भाई, जो फोर्स F1 था उस F1 की जो टेंजेंट है उसकी तरफ खींच दो एक स्ट्रेट लाइन और उसको आगे पीछे बढ़ाओ और देखो जिस पॉइंट के अबाउट अपन इस रोटेट करवा रहे हैं उसी पॉइंट से इस बल की क्रिया रेखा गुजर रही है। तो हमने पॉइंट सीखा था, यदि किसी बल की क्रिया रेखा वस्तु जिस अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है उस अक्ष से निकल जाती है तो ऐसे केस में उस बल का बल आघूर्ण कितना, 0 हो जाता है। यानी इस F1 का टॉर्क तो कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं F2 पर। F1 को भूल जाओ, F2 पे आते हैं। F2 पे तो इसकी लाइन जो है ना, इसके अलोंग आपने खींच दिया टेंजेंट, कोई बात नहीं भाई, ये लो हमने बनाया इसका टेंजेंट, बना दिया टेंजेंट, ये इसकी एक्शन लाइन बन गई, ये इसके अबाउट है, इससे खींचो इस पे नॉर्मल, ये लो ये इसकी बन गई आघूर्ण भुजा। कितनी है ये आघूर्ण भुजा, ये है बेटा जी L/4। अब सुनो, यदि यहां बल आरोपित करता हूं तो घूमने की प्रवृत्ति कैसी, क्लॉकवाइज आई ना, तो प्रवृत्ति क्लॉकवाइज होने पर बल आघूर्ण कैसा हुआ, नेगेटिव। तो क्या लिखो, देखो माइनस फोर्स कितना है, ये F तो है परंतु इसमें आघूर्ण भुजा कितनी थी, L/4। बस दूसरा टॉर्क भी समाप्त हो गया। अब अपन आते हैं तीसरे में, थर्ड। देखो ये बल है, खींचो इसकी तरफ एक टेंजेंट, ये लो कोई समस्या नहीं, बन गई इसमें बल की क्रिया रेखा। अब हम ज्ञात करते हैं इसमें, इस पॉइंट से खींचो इस पे नॉर्मल, ये लो भाई नॉर्मल बना दिया एकदम सामान्य से। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक की, देख लो ये है L/2। तो फोर्स पर देखें, बल यहां लगाने से इसकी प्रवृत्ति कैसी रोटेशन की है, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस में बल कितना था, 2F इंटू लंबाई कितनी है, L/2। तो तीसरा बल आघूर्ण भी आ गया। अब अपन चौथे की बात करेंगे, प्लस माइनस पहले ज्ञात करेंगे उसके बाद काम करेंगे। F फोर्स देखो ये वाला, तो F4 जो है 2 पॉइंट बनाओ और लाइन को बढ़ाओ आगे पीछे, बढ़ाया तो कहां से पास हो गई, O से पास हो गई। तो F4 की क्रिया रेखा रोटेशनल एक्सिस से पास हो रही है, इसलिए इसका बल आघूर्ण प्यारे बच्चों 0 हो गया। अब आते हैं अपन किस पे, लास्ट वाले में। लास्ट वाला चेक कर लो, तो ये F5 फोर्स है, बनाओ इसकी दिशा में एक टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गई, फोर्स F आ गया। अब आपको खींचना यहां से यहां तक का नॉर्मल, तो वो डिस्टेंस यहां से यहां कितनी हुई, ये 3L/4। बस, और देखो रोटेशन कैसा हुआ, बल यहां लगा रहे हैं तो रोटेशन आपका क्लॉकवाइज, तो माइनस कितना, देखो बल कितना था, F इंटू 3L/4। ये टॉर्क आ गया, समझे। तो अब इसको सॉल्व कर दो, सारों में F इंटू L तो कॉमन आ गया, देखो सब में F इंटू L कॉमन ले लिया मैंने। अब यहां बचा माइनस का 1/4, ये 2 से 2 कट गया तो प्लस का 1, यहां आ गया माइनस का 3/4। बस सॉल्व करो इसको, F इंटू L कॉमन है, इसका एलसीएम ले लिया कितना, 4, तो माइनस का 1 प्लस हो गया बेटा जी 4 माइनस का 3, माइनस का 3। तो देखो ये तो सारा 0 हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन में यहां वस्तु साम्यावस्था में है, नेट इस पे टॉर्क कितना, 0 हो गया, इसलिए अल्फा इसका नेट है वो भी कितना, 0 है। ये अब रोटेशन शो नहीं करेगी। परंतु अगर मान लो मैं यहां पर किसी बल को, इस बल को F5 को यदि 2F कर दूं, इसकी 2F करते ही यहां ये हुआ 2 डबल हो गया, यानी 6/4 करने पर नेट नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये अल्फा नेगेटिव आपको मिल गया, ध्यान दें आप इसमें, सॉरी, यदि टॉर्क अपने को नेट है वो अगर नेगेटिव मिल जाता है और फिर आपसे पूछता है कि अब यहां इस वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति किस तरह से होगी, तो नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर। तो ये हमने यहां से काम सीख लिया। अब जैसे मान लो ये प्रश्न था, आपने सोल्व कर लिया, गलती से इसका वैल्यू, जैसे मान लो इसका वैल्यू है वो माइनस में मिल गया आपको, मैं इसको ऐसे कह दूं कि F इंटू L/4 मान लो ऐसे मिल गया, यहां 0 आ चुका है, इसका आंसर नहीं बता रहा हूं मैं को। और मान लो किसी क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये आपका टॉर्क नेट आपका नेगेटिव आ गया, इसका मोड कितना आ गया, इसका मोड तो है वो तो प्लस का ही होता है, F इंटू L/4। अब पूछना कि अल्फा कितना है इसका, तो अल्फा कितना हुआ, टॉर्क अपॉन आई, टॉर्क कितना, F इंटू L/4। आई क्या,
तो जिस अक्ष के अबाउट रोटेट कर रहा है, छड़ है, उसका एक सिरा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/3। अब इस चीज को सॉल्व कर दो तो आपका अल्फा भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे हमको क्वेश्चंस करने हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो भाई, जैसे अगला क्वेश्चन है, ये अपने क्वेश्चन है एक्सरसाइज, जो अपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज थ्योरी में थर्ड, उसका क्वेश्चन है थर्ड। अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो देखो 4 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो है थ्योरी में स्टार्ट से एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है। एक है बीच में एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। दूसरा है टॉपिक के खत्म होने के पश्चात सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। और फिर है स्टेज 1, 2, 3, 4 में कौन से एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जब ये अपन बोलेंगे एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसका मतलब आप उसमें अपने आप समझ आना चाहिए। तो एग्जाम्पल हो गए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गए, एक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और फिर आपकी स्टेज, 4 वर्ड बन गए। तो उस हिसाब से आप हमेशा ध्यान रखा करो। तो ये है प्रैक्टिस एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इसमें देखो ये है, ये एक खोखली चकती है जिसकी आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, ये आपको दे दी गई है। और ये इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए स्वतंत्र है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने के लिए स्वतंत्र है। और कुछ बल इस पे आरोपित किए जा रहे हैं। एक बल यहां लगाया जा रहा है, वो है प्यारे बच्चों 9 न्यूटन का। एक बल यहां लगाया जा रहा है और वो है 10 न्यूटन का। और एक बल और लगाया जा रहा है यहां पर, इस बिंदु पर। चलो यहां शो कर देता हूं, यहां बल लगाया जा रहा है और ये दे रखा आपको 30 डिग्री का कोण। और ये फोर्स है प्यारे बच्चों 12 न्यूटन, यानी 12 न्यूटन, ये हमको दे दिए। अब क्वेश्चन ये है कि ए इसका 5 सेंटीमीटर है, बी इसका है 30 सेंटीमीटर। यदि इस पूरे चक्ति का जड़त्व आघूर्ण 5100 केजी मीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है कि इसका अल्फा कितना है। आई दे दिया, अल्फा आपसे पूछा, तो अल्फा तो प्यारे बच्चों कितना होगा, टॉर्क नेट अपॉन आई। तो आई तो मालूम है, वो तो अपने पास है 5100 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइंड करना किसको पड़ेगा, टॉर्क को। टॉर्क कैसे निकालते हैं वो हमने आपको सिखा दिया। फिर एक बार और सीख लें। क्या करें, सबसे पहले फोर्स कितने देखो इसमें 1, 2, 3, अपनी इच्छा से कैसे भी आप इसको नंबरिंग कर दो। जैसे मान लो करता हूं इसको फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। क्लियर? आपको इसका टॉर्क निकालना है। सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट जो न्यूटन है फोर्स, वो है 10 न्यूटन, उसमें बात करते हैं। तो क्या करें, बनाओ भाई इसका टेंजेंट, बढ़ा दो इसको आगे पीछे, ये लो, पहला काम हो चुका। इसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट खींच दो इस ओ से नॉर्मल, ये लो। तो ये डिस्टेंस क्या बन गई, ये इसकी बन गई आघूर्ण भुजा, कितनी बन गई 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। समझ गए? अब R इंटू एफ करना, एफ कितना 9 न्यूटन, तो 0.3 इंटू 9 ये हो गया 27, यानी 2.7। परंतु कैसा देखो, वस्तु बल लगाए तो बल, या तो इसको आप आगे बढ़ा लो, ये बन गया R की R क्रॉस एफ, तो R क्रॉस एफ डाउनवर्ड माइनस बन गया। और वैसे तो इसमें टेंडेंसी ऑफ रोटेशन कैसी आई, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव, तो माइनस का 2.7 आ गया न्यूटन इंटू मीटर इसका बलागुण। पहला खत्म। दूसरे पे आ जाए, 10 न्यूटन का बल है, यहां लगा रखा है, ये बन गई इसकी टेंजेंट, या इसकी बन गई क्रिया रेखा बन गई। अब ये पॉइंट इसके बोर्ड निकालना है, मिलाओ इससे, नॉर्मल बन गया, ये इसका बन गया आघूर्ण भुजा, वापिस कितनी हुई 0.3, तो 10 इंटू 0.3 3 हो गया। पर इसकी प्रवृत्ति भी कैसे देखो आप, ये भी कैसा क्लॉकवाइज ही है, तो माइनस का 3। अब इसमें आ जाओ, इसमें पहला काम देखो, इसमें एंगल दे रखा है, यहां अपने को बुद्धू बनाने की पूरी कोशिश की गई है, परंतु आपको बनना नहीं है। देखो आप बनाए इसका टेंजेंट, बना दिया, लो
एक्सल लाइन ऑफ फोर्स बन गई। अब आपको तो इस पे नॉर्मल खींचना है, इस पे आपको नॉर्मल खींचना है, तो ये जो इस पे बनाओ 90 डिग्री का, ये लो भाई बना दिया। तो अब ये डिस्टेंस ये 90 एंगल है, ये तो इसकी रेडियस बन गई ना अंदर वाली, कितनी 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर। तो 5 को अब आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना बन गया 12 पंजो 60, परंतु है कितना ये अपॉन 100 तो 0.6। तो परंतु कैसा इसकी रोटेशन टेंडेंसी कैसी आएगी, यूं ये ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस ये कितना हो गया 0.6। अब इनको जोड़कर इसको सॉल्व कर दो और इसका अप्रोक्स जो आंसर है वो आराम से आपको मिल जाएगा 10 की पावर -3। ये अल्फा है तो इसका यूनिट होता है आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के अपने को टॉर्क निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं मैं बार बार बता रहा हूं, जितने फोर्स है नंबरिंग कर लो, एक्सल लाइन बना दो, फिर जिसके अबाउट निकालना है उस पे खींचो नॉर्मल, फिर चेक कर लो कि उसका रोटेशन किस तरह से आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो माइनस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, और नेट याद कर दो। कर सकते हैं ना। तो यहां तक वापिस एक बार ढंग से अच्छे से काम कर लें ताकि अपन आगे और क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है बेटे। तो कुछ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं अपन। जैसे मान लो ये कोई एक छड़ है और इस छड़ की लंबाई L, द्रव्यमान कैपिटल M, इसको हम दोनों सिरे जैसे A और B से रस्सी की हेल्प से इस तरह से अपन इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। सही बात। अच्छा, पहले केस में छड़ एक समान द्रव्यमान की है, क्लियर। ए और बी दोनों से अपन रस्सियां बांध रखी है। तो अभी इस रूप में पहला इसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, छड़ दे रखी है, दो रस्सियां दे रखी हैं, क्लियर। तो जो पहला प्रश्न इसका पार्ट है, पहला पार्ट है वो है, इसको मैं ए ले रहा हूं, और वो है दी गई स्थिति में रस्सियों में तनाव ज्ञात कीजिए। तो तनाव एक बार हम ऐसे मान लें कि इसमें तनाव इस पॉइंट के लिए कैसा, ऊपर की तरफ, इसको T1 मान लो, इसको बेटा मान लो T2, और ये इसका सेंट्रोमास है, इस सेंट्रोमास पे इसका mg फोर्स लगना है नीचे, ये आपका लग गया mg फोर्स। तो चूंकि यहां ये पूरा सिस्टम ना तो चल रहा ना घूम रहा, नहीं चल रहा इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है, ना घूम रहा इसका मतलब इस पे नेट टॉर्क कितना 0 है। अर्थात दी गई जो छड़ है वो रेखीय और कोणीय, या मैं कह दूं स्थानांतरीय और घूर्णीय, दोनों प्रकार समय में है। इसका मतलब आप दोनों केसों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला केस में करता हूं बलों के संतुलन से। तो फर्स्ट, इसमें y एक्स पे कोई फोर्स नहीं है, तो मैं इसमें कहता हूं F जो y है वो 0 है। इससे अपन इसको सॉल्व करें तो ऊपर फोर्स कितना बैठा, देखो T1 प्लस T2, और नीचे फोर्स है वो कितना हो गया mg। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा, अब इसमें ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, नेट टॉर्क भी कितना इस पे 0 है, तो समेशन इसमें टॉर्क जो है नेट है वो भी कितना है 0। इससे अपन ज्ञात करें तो इसके लिए पहले देखो, ना तो वस्तु A के सापेक्ष घूम रही है ना B के सापेक्ष घूम रही है। तो आप क्या करो, जैसे A पॉइंट है, इस A के अबाउट इसका टॉर्क ले लो। वस्तु यहां पर साम्य में है, तो किसी भी पॉइंट जैसे A या B में से किसी भी एक सिरे के परितः है इसका बल आघूर्ण ज्ञात कर लो। हालांकि बल आघूर्ण 0 है, परंतु हम यहां बलों के बीच कोई रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैं लेता हूं इसमें कि A के परितः टॉर्क नेट
बराबर 0 करने से, 0 तो है, अब उससे क्या फायदा हमें होगा, तो उसके लिए देखो आप इसके अबाउट आपको टॉर्क निकालने, बल कितने हैं, T1 mg और T2, 3 बल हैं, तीनों बलों के आपको टॉर्क यहां पर फाइंड करने हैं। तो क्या करें, नंबरिंग कर दें भाई, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। T1 की तो बल की रेखा है वो इस A से पास हो रही है, इसलिए इसका बल आघूर्ण कितना हो गया, 0। और फिर इस mg की ये बन गई एक्शन लाइन, ये बन गया इसका बेटा जी आघूर्ण ऊर्जा कितनी, L/2। तो mg इसका रोटेशन किस तरफ आया, देखो क्लॉकवाइज, तो माइनस का आ गया। तो टॉर्क नेट अपन निकालें तो फोर्स, तो mg इनटू कितना, L/2। ये टॉर्क नेट की बात कर रहा हूं, वो मैं फाइंड कर रहा हूं, माइनस में आ चुका है। फिर देखो T2 से इसकी टेंडेंसी कैसी है, देखो टेंडेंसी इसकी इस तरह से आएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, तो फोर्स तो कितना हुआ T2, ध्यान दें ये बन गई इसकी एक्शन लाइन, कहें तो इसका नॉर्मल आपका हो गया L, तो T2 इंटू L, और इन सब का सम कितना है, 0। अब यहां से इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आगे पीछे कर लें अपन, तो T2L इज इक्वल टू आ गया mg इंटू L/2, L से L कैंसिल, तो T2 की वैल्यू आ गई देखो mg/2। अब दोनों का सम कितना mg है, आपने T2 फाइंड कर लिया, तो T1 कितना, वो भी mg/2 आ गया, यानी ये भी T1 भी कितना हुआ, mg/2 आ गया। ये तो था भी बहुत सिंपल था भाई। तो यहां अगर रोड कैसी यूनिफॉर्म है, उस कंडीशन में T1 और T2 आपस में बराबर होंगे, और दोनों का सम, यानी इसको T और T मानता तो 2T बराबर कितना mg में कर देता, तो T कितना आ गया, mg/2। क्लियर। परंतु यहां पर मास अपन कोई और लटका दें, फिर आपसे पूछ ले तनाव का अनुपात, तो फिर कहानी आपकी अलग बन जाएगी। जैसे तनाव जब अपन यहां इसमें ज्ञात कर ही रहे हैं, तो दूसरा मैं एग्जाम्पल इसी के साथ और लेता हूं एक, उसको देखो आप, एग्जाम्पल बी। जैसे ये रोड है, इसको अपन ने यहां से बांध रखा है बेटे, इस रोड का द्रव्यमान है 20 kg, लंबाई L है, 20 kg की छड़ है और लंबाई इसकी है L, और इस तरह से इसको बांध रखा है। तो 20 kg छड़ का तो सेंट्रो मास पे लग गया, ये लो 20 G, यानी ये हो गया 200 न्यूटन फोर्स, 20 G लगा ना, तो 200 न्यूटन फोर्स नीचे लग गया। अब देखो ये पॉइंट, इसको मैं A कह रहा हूं, इसको मैं B कह रहा हूं, तो प्रश्न इसमें अभी तक देखो, अभी हम पूछो ना कि इसमें तनाव कितना है, तो इसका आधा हो गया 100 न्यूटन, यहां भी कितना 100 न्यूटन, यानी T और T, 2T बराबर कितना 200, तो T कितना हुआ 100 न्यूटन आ गया। परंतु यदि हम यहां पर इस बिंदु पर एक ब्लॉक 440 kg का ब्लॉक अपन यहां पर लटका दें, जब 40 kg का ब्लॉक अपन यहां लटकाएंगे, और वो भी कहां से, कितना, या A बिंदु से L/4 दूरी पर, फिर अपन से पूछेंगे अब इन रस्सियों का अनुपात कितना है, तो वो आप कैसे करोगे। उसके लिए बेटा जी अब देखो यहां डेफिनेट है, इस रस्सी का तनाव ज्यादा होगा, इसका कम होगा, अब तो बराबर तो नहीं आएगा ना, इक्वल नहीं आएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि नीचे कितना हुआ बल, 20 kg से 200 न्यूटन, 40 kg से लग गया 400 न्यूटन, इसको अगर बल में बदलेंगे तो नीचे बल कितना लग रहा है, 400 न्यूटन। अब असमान रूप से अपन द्रव्यमान लटका दिए, तो अब तनाव समान नहीं होंगे, तो इसका तनाव है वो, अब मान लो T1, इसको मान लो कितना बेटा T2, ऊपरी तरफ कुल फोर्स कितना T1 T2, नीचे कितना हुआ 400 + 200 600 न्यूटन। तो बलों के संतुलन से इसको अपन सॉल्व करें, तो सबसे पहला काम है इसमें बलों के संतुलन से, तो बलों के संतुलन पर क्या देखें, T1 + T2 बराबर 200 + 400 कितना हुआ 600 न्यूटन, पहला इक्वेशन आ गया। अब अपन करते हैं इसमें दूसरा, बल आघूर्ण के संतुलन से, क्योंकि साम्यावस्था है, जब साम्यावस्था है तो अपन A के परितः है अथवा B के परितः है। यदि मैं A के परितः निकालूंगा तो T1 का बल आघूर्ण 0 हो जाएगा, T2 मिलेगा अपने को पहले। यदि B के परितः निकालोगे तो T2 0 हो जाएगा, ओनली T1 वाला आएगा। तो अगर किसी प्रश्न में आपको T1 निकालना है तो आप B के परितः बल आघूर्ण निकाल लें, यदि आपको इसमें T2 निकालना है तो A1 के परितः ले लो, क्योंकि दोनों निकालने हो तो आप कोई समस्या नहीं, जैसे इच्छा आपकी ले लो, परंतु आपको T1 ही निकालना है तो आप क्या करें, B के सापेक्ष ले लो।
अब T2 ही निकालना है, तो वो हमें प्रश्न करते समय ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं बेसिक ले रहा हूं, ए के परिता ले रहा हूं। तो बल हमारे पास कितने थे, देखो बल हमारे पास है T1 की ये बन गई क्रिया रेखा, 400 केजी की बन गई ये रेखा, इसकी बन गई ये रेखा, इसकी बन गई ये रेखा। क्लियर। अब इस बिंदु के सापेक्ष में ले रहा हूं, इस बिंदु के सापेक्ष ये रोटेशन मान रहा हूं, जिसमें T1 का तो बलागुण कितना 0 हो चुका, 400 केजी वाला इसको ऐसे घुमाएगा, 20 केजी वाला इसको ऐसे घुमाएगा, कैसा क्लॉकवाइज, ये वाला इसको ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का बलागुण इसके बराबर। तो देखो इसका क्या लिखूं, 400 इंटू L/4 इंटू L/4 प्लस ये है 200 इंटू L/2 बराबर T2 इंटू पूरी लंबाई कितनी L आ गई, T2 इंटू L। अब इन सब में L तो आप उड़ाओ, देखो इस उड़ा दें 100, इसको उड़ाओ 100, तो ये 200 L हो गया, यानी एक तरह से हो गया 100 + 100 200, यानी T2L बराबर हो गया 200 L। L से L कैंसिल, तो T2 का मान आ गया 200 न्यूटन। तो T1 कितना आया, अपन जानते दोनों का योग तो 600 है, तो T2 200 होने पे कितना हो गया 400 न्यूटन। यदि अनुपात पूछे अपन से T1/T2 तो कितना 400/200, तो 2:1 आ जाएगा। और ये प्रश्न जो है बेटा ये अपने एग्जाम्पल 1 है उसको देखें, एग्जाम्पल है ये 14 एग्जाम्पल अपने मॉड्यूल का वो क्वेश्चन है। अब इसी के इसका एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं ना, उसमें भी हम आपसे तनाव का अनुपात ही पूछ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है स्टेज सेकंड का क्वेश्चन 26, सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है 26। उसमें ये कोई छड़ है, इस छड़ को इस तरह से बांधा गया है, एक धागा यहां पर है और ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका L/4 डिस्टेंस, एक छड़ यहां बांध रखी है। तो इसको अब सिरों से ना बांध करके इस तरह से बांध दिया गया। छड़ है वो आपको दे रखी है, M इसका मास, L इसकी लंबाई। तो छड़ क्षैतिज रहे तो दोनों रस्सियों में तनाव का अनुपात ज्ञात कीजिए। काम शुरू कर दो बस। अब इसमें और कुछ दे रखा नहीं, एक रस्सी, दो रस्सियों की सहायता से एक छड़ को जिसका द्रव्यमान M लंबाई L है उसको बांधा गया है, और इसमें ये दे रखा है प्रश्न में, ये डिस्टेंस है कितनी L/4। क्लियर। तो तनाव का अनुपात, इसमें तनाव मान ले अपन T1, इसका तनाव मान ले बेटा जी T2। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, नीचे बल लग रहा है mg, और कोई बल है नहीं। तो वापिस उसी तरह से काम, वैसे पहले आपको बलों का नेट चेक करना, उसके बाद उसमें बलागुण का चेक करना है। तो पहला अपन करते हैं बलों के संतुलन से। तो T1 + T2 बराबर तो हो गया बेटा mg। अब ज्ञात करता हूं मैं बलागुण के लिए। बलागुण के लिए आपकी मर्जी है, चाहे मैं इस पॉइंट को यहां पर A, इसको मैं यहां पर B, इसको मैं चलो C कर लेता हूं, तो किसी भी पॉइंट के परिता है, परंतु वो कम से कम एक तो B पॉइंट होना चाहिए या C होना चाहिए, ताकि T1 या T2 में से एक गायब हो जाए और एक अपने को आंसर है वो मिल जाए, जैसा आपको उचित लगे। मान लो मैं C के अबाउट निकालता हूं, C के अबाउट निकालता हूं, जितने बल हैं उनकी तरफ आप खींचो पहले टेंजेंट, ये लो बना दिया, ये बना दिया बेटा, ये बना दिया। इसके अबाउट लेना है तो ये T2 तो यहीं से पास हो रहा है, इसका तो बलागुण 0 हो गया। आपको mg का निकालना है तो ये इसकी बन गई आघूर्ण भुजा, कितनी हुई L/2। यदि आपको इसमें T1 का निकालना है तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई। अब देखो पूरी L थी, इसमें से L/4 आप घटा दो तो क्या बच गई 3L/4, 3L/4। अब सुनो, यहां पे T1 की टेंडेंसी ये है और mg की टेंडेंसी घुमाने की ये है, दो ही बलागुण है, एक कौन सा क्लॉकवाइज, एक कौन सा बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस इतना कर दो कि टॉर्क
क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना देखो इसका मान कितना आया, ये वाला mg इंटू सॉरी mg वाले का तो कितना है L/2, mg इंटू L/2, और क्लॉकवाइज कौन सा है T1, तो T1 इंटू 3L/4। ओके, इससे हम सॉल्व कर लें, L से L को मैं उड़ा देता हूं, ये 2 से 2 भी उड़ गया, अब इसमें चला गया आपका 2mg/3, तो इससे सॉल्व करने पर T1 आपको मिला 2mg/3। तो देखें दोनों का सम कितना mg है, तो T2 कितना आएगा, वो आ जाएगा mg माइनस ये, तो mg में से 2/3 अपन घटा देंगे तो आ गया ये mg/3। रेशियो निकालना है तो रेशियो चेक कर लो, तो T1/T2, तो मेरे हिसाब से तो ये आपका ये mg/3। अब इसका रेशियो निकालना है बेटे, तो T1/T2 आप इसको डिवाइड कर दो तो 2/1 आ जाएगा। सही है ना। तो इस तरह से हमें तनाव के अनुपात ज्ञात करना है। ये हमने बात करी है किसकी, संतुलन की, बैलेंस रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। उसके लिए नेट टॉर्क हमेशा 0 होना चाहिए, या टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए। क्लियर, तो इतना अच्छे से अपने को काम कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो बहुत आराम से टॉर्क का कॉन्सेप्ट आगे टॉपिक जो है उनके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अपन कोणीय संवेग पढ़ेंगे, उसमें भी अपन इसी प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर गुजरेंगे, तो क्यों ना टॉर्क को अच्छे से फाइंड कर लिया जाए। समझे? क्वेश्चन फिर जा रहा हूं, क्वेश्चन 4 तरह से अपने हैं, तो चारों तरह के क्वेश्चन में जब जैसे बोलूं मॉड्यूल साथ रखा करो और क्वेश्चन तुरंत पढ़ लिया करो, ताकि हमें इसमें लिखने वाला समय वो बच जाए। तो हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं बेटे। ओके, थैंक यू, जय CLC।